हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर हेरिडिटी। एक वर्ड आता है इस चैप्टर में बार बार, ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब सिंपली है कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, टॉल एंड शॉर्ट हाइट, डिफरेंट हेयर कलर, डिफरेंट आई कलर, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब। तो फिर व्हाट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। और हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का जो इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रेड्स का इन्फॉर्मेशन है, ये गैमेट्स के अंदर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस। नेचर में इंडिविजुअल्स में जो भी डिफरेंसेस आपको दिखाई देता है, अब बुक में जो मेंशन्ड है एग्जाम्पल वो है ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट टॉल, मतलब आपको कुछ टॉल लोग दिखाई देते हैं, कुछ मीडियम हाइट के, कुछ लेस हाइट के, तो ये वेरिएशंस है, डिफरेंसेस इन हाइट। फिर फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब। और फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब भी ह्यूमन पॉपुलेशन में वेरिएशंस का एग्जाम्पल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरियम दो बैक्टीरियम बनाएगा, एक ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकेगा, दूसरा वाला ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकेगा। तो जो ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। और यही तो है वेरिएशंस का एडवांटेज, इट इंक्रीजेज द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक बेसिक सी बात है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है। अब क्रोमोसोम्स तभी दिखाई देता है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए का एक सेगमेंट जो कि प्रोटीन बनाता है उसको जीन बोलते हैं। नोट कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कहीं पे भी प्रोजेनी आए, ऑस्प्रिंग आए, चिल्ड्रन आए, ये सारा एक ही बात है। क्रॉस, ब्रीड, फर्टिलाइज, फ्यूज, जॉइन, ये सब एक बात है। और क्रॉसिंग, ब्रीडिंग, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, ये सभी एक बात है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है, ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज जीन्स। जीन्स क्रोमोसोम का वो हिस्सा होता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना के स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन्स हमेशा पेयर में काम करता है, इनको लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। जीन्स जीन्स डिसाइड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा। इसी बेसिस पे दो तरह के जीन्स हैं, डोमिनेंट जीन्स एंड रिसेसिव जीन्स। डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो कि एक ऑल्टरनेटिव जीन होने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, और रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो एक ऑल्टरनेटिव जीन होने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, या फिर एक आइडेंटिकल जीन के साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। डोमिनेंट जीन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिसेसिव जीन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। डोमिनेंट जीन फॉर टॉलनेस इज कैपिटल टी, रिसेसिव जीन फॉर ड्रॉफनेस इज स्मॉल टी। नेक्स्ट टॉपिक इज जेनोटाइप। जेनोटाइप का मतलब है जेनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और फेनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक टॉल और ड्वार्फ प्लांट में अगर जेनोटाइप और फेनोटाइप देखें तो टॉल प्लांट के लिए जेनोटाइप है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ प्लांट के लिए जेनोटाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी। फेनोटाइप टॉल प्लांट के लिए टॉलनेस, ड्वार्फ प्लांट के लिए ड्वार्फनेस। तो इसका मतलब है जिस तरह का जेनोटाइप होगा उसी तरह का फेनोटाइप दिखाई देगा। मतलब फेनोटाइप इज डिसाइडेड बाय इट्स जीनोटाइप। नेक्स्ट टर्म है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फिलियल। होता क्या है कि अगर हम लोग दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं या फ्यूजन कराते हैं तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है उसको हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं। और जब इन्हीं ऑफस्प्रिंग्स को वापस से क्रॉस कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, तो एक सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग F2 जनरेशन का प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट वन पेरेंट टू है, इनका क्रॉस कराएंगे तो अब जो प्रोजेनी बनेंगे वो F1 जनरेशन के, और अगर इनको क्रॉस कराएंगे तो एक F2 जनरेशन का पौधा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमंस में देखें तो फादर मदर के बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस होता है उसको उनका चिल्ड्रन मतलब F1 जनरेशन बोल देंगे, और फिर जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे उसको F2 जनरेशन बोलेंगे। जब भी हम प्लांट्स में क्रॉस करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स में से कुछ ऐसे प्लांट्स भी बन जाते हैं जो कि पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, वो बिल्कुल अलग होते हैं। देखेंगे हम लोग ऐसा एग्जाम्पल्स, और इन्हीं ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं।
तो क्रॉस के बेसिस पे वी हैव टू काइंड्स ऑफ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम लोग पी प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करेंगे, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक साथ दो दो पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करेंगे। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल टॉल ड्रॉफ कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किए थे कि वो कैसे इनहेरिट होता है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो सीड शेप और सीड कलर को लेके स्टडी किए थे। ग्रेगोर मेंडल, हु इज ग्रेगोर मेंडल और क्यों पढ़ते हैं उनके बारे में? ग्रेगोर मेंडल पहले साइंटिस्ट थे जो पी प्लांट की वैरायटीज़ को यूज़ करके उन्हें ग्रो करके अपने गार्डन में सबसे पहली बार पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर स्टडी किए थे, वो भी इतना बड़ा सिस्टमैटिक स्टडी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पिसम सटाइवम। तो ग्रेगोर मेंडल पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? इसके 4 रीजंस हैं। पी प्लांट में क्लियर कट डिफरेंसेस दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग बताना बड़ा आसान है। पी प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर देते हैं। पी प्लांट शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं और इनका स्टडी एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी है। मेंडल 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसिडर किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पहला कैरेक्टर था प्लांट हाइट, मतलब प्लांट टॉल होगा कि ड्रॉप होगा। सीड कलर, कि सीड्स इनके येलो होंगे या ग्रीन होंगे। सीड शेप, इनका सीड राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। पॉड कलर, येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड होगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। फ्लावर कलर, वायलेट होगा या वाइट होगा। और फ्लावर पोजीशन, एक्सियल होगा या टर्मिनल। इसमें से प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप और फ्लावर कलर को ही हम लोग स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले पेरेंटल क्रॉस करके देखते हैं। टॉल पी प्लांट को ड्रॉफ पी प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा? टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप से कैपिटल टी और ड्रॉफ पी प्लांट की जीनोटाइप से स्मॉल टी। अब अगर टॉल पी प्लांट को मेल समझ लें और ड्रॉफ पी प्लांट को फीमेल, तो मेल प्लांट से पोलन ग्रेन्स में 50% पोलन ग्रेन्स के पास कैपिटल टी होगा, अगेन 50% पोलन ग्रेन्स के पास कैपिटल टी होगा। और ड्रॉफ पी प्लांट में जो एग है उसमें 50% एग्स के पास स्मॉल टी होगा और 50% एग के पास स्मॉल टी होगा, मतलब एक तरह के गैमेट्स है। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को फ्यूज कराएंगे तो टॉल प्लांट बनेगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो वी गेट अ टॉल प्लांट। तो इस तरह का क्रॉस करने के बाद मेंडल का क्या ऑब्जर्वेशंस था और क्या कंक्लूजन था? ऑब्जर्वेशन यही था कि F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल पी प्लांट ही मिले, कोई ड्रॉफ पी प्लांट नहीं मिला। और इससे कंक्लूजन यही निकला कि सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में दिखता है और दूसरा पेरेंट का ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखता है। तो जो ट्रेट दिखता है जैसे कि यहाँ पे टॉलनेस, वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो नहीं दिख रहा है ड्रॉफनेस, वो रिसेसिव ट्रेट है। अभी जो क्रॉस हम लोगों ने बनाया इसी को पुनेट स्क्वायर से भी बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर इस तरह का एक स्क्वायर है जहाँ पे सारा जीन्स को ऐसे अरेंज कर दिया और उसके बाद उनका कॉम्बिनेशंस बना के लिख लिए, और यहाँ पे भी सब सारे के सारे टॉल पी प्लांट है। तो सारा ऑल टॉल पी प्लांट इज ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन और कोई भी ड्रॉफ प्लांट ऑब्टेन नहीं है। तो इस तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्रॉस किया, क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग्स मिले उनको F1 जनरेशन प्रोजेनी बोलेंगे, और इन्हीं F1 जनरेशन के प्रोजेनी को आपस में अगर क्रॉस कराएंगे इसी क्रॉस को हम लोग बोलेंगे F1 क्रॉस। तो यहाँ पे टॉल पी प्लांट के जीनोटाइप्स हो जाएंगे मेल का कैपिटल टी स्मॉल टी और फीमेल का कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका गैमेट्स बनाएंगे तो 50% पोलन ग्रेन्स के पास कैपिटल टी होगा, अगेन 50% पोलन ग्रेन्स के पास स्मॉल टी होगा। सिमिलरली फीमेल टॉल पी प्लांट में 50% गैमेट्स के पास कैपिटल टी होगा और 50% गैमेट्स के पास स्मॉल टी होगा। तो इनका जब हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल टी मिला के टॉल प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ भी टॉल प्लांट, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी वी हैव टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी इज अ ड्रॉफ प्लांट। मेंडल का नेक्स्ट कंक्लूजन है टॉल और ड्रॉफ पी प्लांट्स को लेकर। F2 जनरेशन में जो पी प्लांट्स मिले थे, अगर 4 प्लांट है तो उसमें से 3 तो टॉल है और 1 ड्रॉप है। वो सिर्फ ये 4 प्लांट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, एक्चुअली वो बहुत सारे प्लांट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किए थे। और जो ट्रेट F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गया था ड्रॉफनेस, वो सप्रेस्ड था और वापस से F2 जनरेशन में अपीयर हो गया था। तो जो रिप्रेस ट्रेट था ड्रॉफनेस, उसको वो रिसेसिव ट्रेट बोले,
और एक्सप्रेस ट्रेट ही कॉल्ड इट डोमिनेंट ट्रेट। मेंडल का नेक्स्ट कंक्लूजन था कि मेंडल को इंटरमीडिएट हाइट या मीडियम साइज्ड प्लांट्स नहीं मिला। प्लांट्स या तो कम्प्लीटली टॉल था या तो कम्प्लीटली ड्रॉप। आउट ऑफ 1064 पी प्लांट्स इन F2 जनरेशन, मेंडल को दिखा कि 787 प्लांट्स ही टॉल है और 277 प्लांट्स ही ड्रॉप है। इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:1 आएगा। ये बड़े नंबर्स को नहीं याद रखना है, जस्ट 3:1 रेशियो को याद रखना है। तो इसीलिए टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है और ड्रॉपनेस एक रिसेसिव ट्रेट है। तो टॉलनेस को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉपनेस को स्मॉल टी से। तो इसीलिए टॉलनेस का जीन कंप्लीटली लिखेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ड्रॉपनेस के लिए जीन हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। द रेशियो 3:1 इज नोन एज मोनोहाइब्रिड रेशियो। और इसी से मेंडल अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉर्मुलेट किए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ट्रेट्स होता है वो उनके इंटरनल फैक्टर से डिटरमाइन होता है। फैक्टर्स पेयर्स में ऑकर होता है और इन पेयर ऑफ फैक्टर्स में से कोई एक ही सिंगल गैमेट में प्रेजेंट हो सकता है। अभी जो क्रॉस किए F1 क्रॉस, इसको पुनेट स्क्वायर में भी देख लेते हैं। एक्चुअली इसी तरीके से एग्जाम में करना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल और फीमेल गैमेट्स को इस तरह से लिख के फिर कंबाइन करके इस तरह से स्क्वायर बना के लिखना है। तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि 3 टॉल पी प्लांट के साथ एक ड्रॉप पी प्लांट मिला है F2 जनरेशन में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो टॉल इज टू ड्रॉप रेशियो 3:1 आ रहा है, और जेनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी आ रहा है, रेशियो 1:2:1। डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल इस बार एक साथ दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, इसलिए इसका नाम है डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे वो 2 तरह का कैरेक्टर्स को चूज किए थे, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पे सक्सेसिव जनरेशन्स को प्रोड्यूस करके F1 F2 जनरेशन्स को प्रोड्यूस करके वो कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ कंक्लूजन्स निकाले, वही एग्जाम में आता है। डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस का पेरेंटल क्रॉस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे राउंड येलो सीडेड प्लांट्स ले लेते हैं, मेल प्लांट फॉर कन्वीनियंस लेफ्ट वाला मेल प्लांट रख लेते हैं और राइट वाला फीमेल प्लांट रख लेते हैं। तो फीमेल प्लांट में रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट्स लेते हैं। तो मेल वाले प्लांट का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फीमेल प्लांट का हो जाएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो इनका गैमेट्स बनाएंगे तो ऐसा गैमेट्स बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड ये स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को साथ में लिखेंगे इस तरह से अरेंज करके। तो राउंड येलो प्लांट्स मिलेगा, यहाँ भी राउंड येलो सीडेड प्लांट्स मिलेगा, यहाँ भी राउंड येलो सीडेड प्लांट्स एंड अगेन राउंड येलो सीडेड प्लांट्स। तो पहला ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ राउंड येलो सीडेड प्लांट्स ही मिले F1 जनरेशन में, कोई भी रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट्स नहीं मिले। और इससे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि राउंड शेप एंड येलो कलर डोमिनेंट ट्रेट्स है और रिंकल्ड शेप ग्रीन कलर रिसेसिव ट्रेट है। डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस में पेरेंटल क्रॉस के बाद अब बारी है F1 क्रॉस की। तो मेंडल भी इस क्रॉस को करने से पहले कुछ अरेंजमेंट्स किए। F1 जनरेशन की प्रोजेनी राउंड येलो सीडेड मेल प्लांट को क्रॉस कराए वो राउंड येलो सीडेड फीमेल प्लांट से। इसका अगर हम लोग जीनोटाइप्स देखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा बोथ फॉर मेल एंड फीमेल प्लांट। इसको जब अलग अलग लिख लेंगे तो ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को बिल्कुल अलग अलग मेल और फीमेल के लिए लिख लेंगे और इनका गैमेट्स बनाएंगे तो देख सकेंगे कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ रहे, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ रहे, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ रहे और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ रहे। तो इस तरह से 4 तरह के गैमेट्स बन गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो गैमेट्स है, गैमेट्स को अगर हम लोग 4 कॉलम्स और 4 रोज में इस तरह से बना लेंगे तो इस तरह का कॉम्बिनेशंस बन जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर राउंड शेप, स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रिंकल्ड शेप, कैपिटल वाई स्टैंड्स फॉर येलो कलर एंड स्मॉल वाई स्टैंड्स फॉर ग्रीन कलर। तो आप बता सकते हैं कि कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई किस तरह का ऑफस्प्रिंग होगा? यस, इट इज राउंड येलो सीडेड प्लांट।
अगेन एक राउंड येलो सीडेड प्लांट आएगा, ये वाला भी राउंड येलो सीडेड पी प्लांट, ये वाला भी राउंड येलो सीडेड पी प्लांट, अगेन अ राउंड येलो सीडेड पी प्लांट। अब ये जो प्लांट होगा वो राउंड येलो नहीं होगा, राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट होगा। दिस वन इज अ राउंड येलो सीडेड पी प्लांट, दिस इज राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, दिस इज राउंड येलो, दिस वन इज राउंड येलो, दिस इज रिंकल्ड येलो, है ना, ये एक हाइब्रिड है जो हम लोग पहले बात किए थे, हाइब्रिड, दिस इज हाइब्रिड, नया कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब कि नया तरह का सीड दिख रहा है, रिंकल्ड येलो, दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड येलो। ये राउंड येलो होगा, ये वाला राउंड येलो नहीं है, राउंड ग्रीन है, ये वाला राउंड येलो नहीं है, ये वाला रिंकल्ड येलो है, और ये वाला रिंकल्ड ग्रीन है। रिंकल्ड ग्रीन बस एक ही है, जस्ट वन। डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में मेंडल को राउंड येलो सीड्स 315 मिले, राउंड ग्रीन सीड्स 108 मिले, रिंकल्ड येलो सीड्स 101 मिले और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स 32 मिले। इनका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। अब ये जो रेशियो है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइहाइब्रिड रेशियो। तो याद करने के लिए बता दें कि मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो फेनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1 वो था मोनोहाइब्रिड रेशियो, और डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो फेनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1 ये डाइहाइब्रिड रेशियो है। ये पूरा का पूरा क्रॉस रेशियो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और अगेन पूछा जाने का चांसेस है, तो इट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड इन अ नाइस वे इन योर ओन हैंड राइटिंग, शुड डू इट, ठीक है। मेंडल का नेक्स्ट कंक्लूजन है टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स को लेकर। F2 जनरेशन में जो पी प्लांट्स मिले थे, अगर 4 प्लांट है तो उसमें से 3 तो टॉल है और 1 ड्रॉप है। वो सिर्फ ये 4 प्लांट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, एक्चुअली वो बहुत सारे प्लांट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किए थे। और जो ट्रेट F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गया था, ड्रॉफनेस, वो सप्रेस्ड था और वापस से F2 जनरेशन में अपीयर हो गया था। तो जो रिप्रेस ट्रेट था ड्रॉफनेस, उसको वो रिसेसिव ट्रेट बोले, और एक्सप्रेस ट्रेट ही कॉल्ड इट डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, एक A, B, O और AB। इन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कह लीजिए अलीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, IA, IB, IO। एक पर्सन में इनमें से कोई 2 ही अलीज हो सकता है, पर पॉपुलेशन में 3 तरह के अलीज देखने को मिलता है। IA, IB एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट है और IA, IB डोमिनेंट है IO के ऊपर। एक इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन्स होता है वो एक फादर से आता है और एक मदर से आता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद अगर उनका जीनोटाइप हो जाता है IA, IA तो ब्लड ग्रुप होगा A, IA, IO होगा तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा अगेन A, IA, IB होगा तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, IB, IB होगा तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, IB, IO होगा तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, और IO, IO होगा तब ब्लड ग्रुप होगा O, विच इज रेयर अमंग दीज। अब करते हैं क्वेश्चन। अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A marries a woman having blood group O and they have a child. What will be the blood group of the child? NCERT में भी ऐसे हाउ आर ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड करके टॉपिक नहीं है, पर एक क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में विच शोज कि ब्लड ग्रुप टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं आंसर को। देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैन विद ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप होगा IA और IA वुमेन विद ब्लड ग्रुप O उनका जीनोटाइप होगा IO। इनका क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। पुनेट स्क्वायर से देखेंगे कि यहाँ पे पहला केस में ऑल A ब्लड ग्रुप वाले चिल्ड्रन हैं और दूसरे केस में 50% A और 50% O ब्लड ग्रुप वाले चिल्ड्रन है। तो ये होगा इसका आंसर। आपको ऐसे केस 1 केस 2 करके दिखाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हैविंग ब्लॉन्ड हेयर मैरीज अ वुमन हैविंग ब्लैक हेयर एंड दे हैव अ चाइल्ड, व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ द चाइल्ड। अब फिर से आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं सोल्यूशन। मैन विद ब्लॉन्ड हेयर, इनका जीनोटाइप होगा स्मॉल h और वुमेन का
ब्लैक हेयर का जेनोटाइप होगा कैपिटल एच और कैपिटल एच स्मॉल एच। अब ये कैपिटल एच डोमिनेंट जीन है फॉर ब्लैक हेयर एंड स्मॉल एच रिसेसिव जीन है फॉर ब्लॉन्ड हेयर। तो मतलब ब्लैक हेयर जो है वो यहाँ डोमिनेंट ट्रेट है और ब्लॉन्ड हेयर यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है। तो केस 1 केस 2 फिर से बना लेते हैं ऐसे पुनेट स्क्वायर में। देखोगे आप कि केस 1 में अगर वुमेन का कैपिटल एच जीनोटाइप है तो 100% प्रोजेनी ऐसे होंगे जिनका ब्लैक हेयर होगा, और अगर वुमेन का जीनोटाइप कैपिटल एच स्मॉल एच है तो 50% चांसेस होगा कि जो बेबी है उसका ब्लैक हेयर होगा और 50% चांसेस है कि बेबी का ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सभी ह्यूमन बींग्स में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, इसीलिए गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे 50% स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब है कि 100% एग्स में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब साइज ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम देखें तो वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है और एक्स क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा होता है। मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम के पेयर को हम लोग परफेक्टली मैच्ड पेयर नहीं बोलते, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नाउ हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड? द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस एट फर्टिलाइजेशन। मतलब फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म मदर के एक्स क्रोमोसोम वाले एक्स से कंबाइन करते हैं तो एक फीमेल चाइल्ड बॉर्न होती है, और अगर फादर के वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म मदर के एक्स क्रोमोसोम वाले एक्स से कंबाइन करते हैं तो एक मेल चाइल्ड बॉर्न होता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन्स एट फर्टिलाइजेशन। इसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो सेक्स क्रोमोसोम जो कि फादर से आता है वो डिसाइड करता है कि एक बॉय का जन्म होगा या एक गर्ल का, और ये बिलीव कि मदर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, और सम वुमेन तो अननेसेसरीली हरेस भी होती है बाय हर इन लॉज। आफ्टर ऑल बॉय एंड गर्ल आर बोथ इक्वल। कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनमें टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग इज इंक्यूबेटेड बिफोर हैचिंग ये प्ले रोल करता है कि सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग क्या होगा। जैसे कि टर्टल्स में अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है उनको तो फीमेल ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। लिजर्ड्स में अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो मेल ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। और स्नेल्स, इनका तो अलग ही केस है। स्नेल्स अपना सेक्स को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ स्नेल्स ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेक्स ना जेनेटिकली डिटरमाइन होता है ना एनवायरमेंटली डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। वो ट्रेड्स जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव नहीं करते, जो हम अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं, जो हम लोग डेवलप करते हैं स्किल्स, ये सब अक्वायर्ड ट्रेड्स में आता है। जैसे स्विमिंग करना, डांसिंग करना, ड्राइविंग करना, ये सब अक्वायर्ड ट्रेड्स है। और वो ट्रेड्स जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं और आगे के जनरेशन में भी पास ऑन करते हैं उनको इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। अक्वायर्ड ट्रेड्स डीएनए में कोई चेंजेस नहीं करते हैं और इनहेरिटेड ट्रेड्स डीएनए में चेंजेस करते हैं। अक्वायर्ड ट्रेड्स फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन नहीं किया जा सकता, इनहेरिटेड ट्रेड्स फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन किया जा सकता है। एग्जाम्पल कट टेल ऑफ माइस, ड्राइविंग, डांसिंग एट्सेट्रा। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो भी ट्रेड्स हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलता है दोज आर इनहेरिटेड ट्रेड्स। Hey all, this finishes with the chapter heredity. Do go through the PYQs, exercise and in-text questions. ठीक है, previous year questions, exercise और in-text questions को भी देखना है। Subscribe and click the bell icon to get notified about more class 9 and 10 videos. So, please dear, don't forget to subscribe, like and share this video because that motivates us. Also, write in the comment section the name of the chapter you want me to explain. Till then, all the very best for your board exams. May you all score your best. Take care of your health. Thank you for watching and see you all in the next video.